Hi everyone, welcome back to my channel again with new topic name मिडाल सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशंस थ्योरी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने इंटरनेशनल ट्रेड सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुनार मिडाल का सर्कुलेटिव और सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशंस थ्योरी। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ, ताकि जो क्रक्स है इसका वो समझ में आ जाए कि हम लोग मतलब इन्होंने ऐसी थ्योरी दी क्यों, इसके पीछे का रीज़न्स क्या था, क्या रिक्वायरमेंट था, नेसेसरी क्यों था। तो इसके पहले वाली वीडियो में जैसे जगदीश भगवती का था इमर्जराइजिंग ग्रोथ और हंस सिंगर प्रेबिस थ्योरी और सेक्युलर डिटरेशंस थ्योरी जो पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो दो इकोनॉमिस्ट और साथ में गुनार मिडाल, ये तीन इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो ये बताते थे कि जो ट्रेड होता है वो ठीक है, लेकिन जब ट्रेड होता है तो इसमें जो बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको होता है, डेवलप्ड एरिया को, रादर डेवलपिंग कंट्रीज़ को या फिर डेवलपिंग रीजन्स को। तो ये तीनों इकोनॉमिस्ट, इनका जो मतलब जो क्रक्स है या फिर कंक्लूज़न की बात करूँ तो ये यही बोलते हैं कि ट्रेड होना अच्छी बात है, लेकिन ट्रेड इनके अकॉर्डिंग, और इकोनॉमिक्स जब बाद में इनको एक्सटेंशन किया गया, इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए और भी थेरीज आए, तो लेकिन इन तीनों के अकॉर्डिंग ऐसा ही था कि अगर ट्रेड होता है तो उसमें जो मुनाफा होगा, यानी कि जो मलाई है, जो क्रीम है, वो किसको खाने को मिलेगी, वो डेवलप कंट्रीज़ को मिलेगी, पर डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या करेगा, सफ़र करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी थियरी। वेलकम टू माय सेशन मिडाल सर्कुलर क्यूमुलेटिव कॉजेशंस थ्योरी। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसका डेफिनेशंस लिखा है, पर इसको डिफ़ाइन करने से पहले या फिर इसके बारे में और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो ये जो थ्योरी है वो डेवलप किया, जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे गुनार मिडाल, और इन्होंने 1956 में इस थ्योरी को दिया था। और कहाँ दिया था, अपने वर्क में इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन में दिया था। उन्होंने इस बुक में पॉइंट किया था कि जो रियल रीज़न बिहाइंड द डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन कंट्रीज़ क्या है, वो डिफरेंस, वो रीज़न क्या है कि जो डेवलप और डेवलपमेंट कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। तो उन्होंने बताया था कि दिस थियरी इज़ इफेक्टिवली यूटिलाइज टू एक्सप्लेन द परसिस्टेंस डिफरेंस इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन कंट्रीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द रीजन्स ऑफ द कंट्रीज़। साथ में इन्होंने अपने 3-4 पॉइंट्स में ट्राई किया था, यानी कि उनका अगर बुलेट पॉइंट की बात करूँ तो उन्होंने एक्सप्लेन करा था बैकवर्डनेस ऑफ एलडीसीज, जियोग्राफिकल डुअलिज्म, challenges neoclassical equilibrium theory, and he gave backwash effect and spread effect। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ मल्टी कॉजल अप्रोच वेयर द कोर वेरिएबल्स एंड देयर लिंकेजेस आर डिलिनेटेड। The idea behind is that a change in one form of an institutions will lead to successive changes in the other institutions। यानी कि अगर एक रीज़न में चेंज होता है या फिर एक इंस्टीट्यूशन में चेंज होता है तो इट विल लीड टू फर्दर सक्सेसिव चेंज कहाँ पर, अदर इंस्टीट्यूशंस में। जैसे कि हम लोग आम भाषा में इसको स्पिल ओवर इफेक्ट भी बोलते हैं, और मतलब स्प्रेड इफेक्ट जैसे कि इन्होंने दिया है बाद में, इसके बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ही गेव 2 इफेक्ट्स, बैकवर्ड इफेक्ट एंड स्प्रेड इफेक्ट एज वेल। तो जब भी एक सेक्टर डेवलप करेगा तो वो क्या करेगा, इट विल लीड टू सक्सेसिव चेंजेस इन अदर इंस्टीट्यूशंस टू। These changes are circular in that they continue in a cycle। और ये ऐसे changes होते हैं जो just like behave like a cycle, many times in a negative way in which there is no end and cumulative in that they persist in each round। The changes doesn't occur all at once as that would lead to chaos rather than changes occur gradually। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं और इस थ्योरी के अंदर जाने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या रीजंस दिए, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए, क्या अपने थ्योरी में इन्वॉल्व किया, और बाद में उसका जो यानी कि इसको थ्योरी को और ये अपने जो भी उन्होंने काम किया था इसको करेक्ट करने का क्या ऑप्शन दिया, क्या उपाय बताया, क्या सजेशंस किया। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं इस थ्योरी के साथ। लेट्स टेक 2 reasons, right? Let some space। 2 reasons लेते हैं हम लोग, लेते हैं A रीज़न लेते हैं, राइट, और एक लेते हैं B रीज़न, ठीक। और अज्यूम करते हैं कि जो दोनों रीज़न में जो इनकम है वो सेम है, यानी कि A का जो वेज रेट है
वो किसके बराबर है, वो वेज रेट बराबर है बी के, ठीक है। इन बोथ द रीजन्स एंड अगेन लेट्स अज्यूम करते हैं कि देयर इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स टेकिंग प्लेस, एज अ रिजल्ट द वेज रेट हैज़ बीन इंक्रीज इन रीजन ए। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो रीज़न ए में सम हाउ स्टिमुलेंट होता है, लाइक इन्वेस्टमेंट के थ्रू या फिर मतलब कि हम लोगों ने इनकम के थ्रू, कुछ भी रीजंस के कारण एक ए रीज़न को क्या मिलता है कि स्टिमुलेंट मिलता है, जिसके कारण यहाँ के जो लेबर्स हैं उनका जो वेज रेट है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। नाउ जो ट्रेडिशनल थियरी है, यानी कि जो न्यू क्लासिकल थियरी है, जिसको कि यहाँ पर गुनार्ड मेडल ने क्रिटिसाइज़ किया था, उन्होंने बाद में इसके बारे में बताया था। पहले थोड़ा सा हम लोग न्यू क्लासिकल थियरी को वो कर लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ताकि मतलब कनेक्ट करने में हम लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाए। कि जो ट्रेडिशनल थियरी है वो बोलती है कि देयर विल बी माइग्रेशंस ऑफ लेबर फ्रॉम रीजन बी, क्योंकि यहाँ का जो वेज रेट है वो इंक्रीज हो गया है, तो जो लेबर यानी कि जो रीजन बी है उसके लेबर जो है वो कहाँ माइग्रेट करेंगे, वो रीजन ए को माइग्रेट करेंगे, क्योंकि इस रीजन का जो वेज रेट है, क्योंकि लोग मुनाफा को जाते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि वेज रेट इंक्रीज है, तो रीजन बी के लोग कहाँ पहुँच गए, रीजन ए में पहुँच गए, न्यू क्लासिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज अ रिजल्ट अ रीजन ए सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीजेस, भाई बी रीजन से अब जितने लेबर्स थे वो ए रीजन में आ गए, तो नो डाउट ए रीजन का जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ जो लेबर है, जो लेबर है वो क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया, क्योंकि भाई इस रीजन से भी यहाँ आ गए हैं। एज रिजल्ट हुआ जिसके कारण जो वेज रेट था वो डाउन हो गया, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई ना, किसी चीज़ की जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसके दाम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो सप्लाई ज़्यादा हो गई जिसके कारण वेज रेट क्या हुआ, लो हो गया। ऐसा ट्रेडिशनल बोलता है कि जैसे ही लो हो गया फिर से क्या इस्टेब्लिशमेंट हो गया, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, एंड वेज रेट विल बी री एस्टैब्लिश एट अ इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ इस रीजन से लेबर्स ऑफ सप्लाई इंक्रीज करा और उसी मोमेंट में जो वेज रेट था वो डिक्लाइन कर गया और इकोनॉमी फिर से क्या हो गई, इकोनॉमी विल अगेन रीस्टैब्लिश एट अ इक्विलिब्रियम लेवल। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बोलता है हमारा न्यू क्लासिकल और जो क्लासिकल वाले हैं वो। लेकिन जो मिडाल थे, लेकिन जो गुनार्ड मिडाल थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि दिस विल नॉट टेकिंग प्लेस, व्हाट विल हैपन, ये चीज़ नहीं होगा जो इन्होंने बोला कि न्यू क्लासिकल में के रीजन्स बी से लोग आएंगे और सप्लाई बढ़ जाएगी लेबर की, जिसके कारण जो वेज रेट है वो पुश होंगे और डाउन हो जाएंगे और जो इकोनॉमी है वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ऐसा गुनार्ड मिडल ने नहीं बोला। गुनार्ड मिडल ने बोला कि जब ए रीज़न में कोई भी स्टिमुलेंट्स के कारण वेज रेट क्या होंगे, हाई होंगे, दिस इज रीज़न बी और ये है वेज रेट, और जब भी हाई होगा माइग्रेंट होगा, यस, क्योंकि जो इंसान है वो भाई मुनाफा खोजता है, तो वो देख रहा है कि रीज़न ए में वेज रेट बढ़ा हुआ है, तो व्हाई नॉट वी आर मूविंग दैट रीज़न, तो यहाँ से वो इधर आ जाते हैं। लेकिन गुनार्ड मिडाल बोलते हैं कि यहाँ वेज रेट डाउनफॉल होने के बजाय या फिर इकोनॉमी फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के बजाय ये फर्दर ग्रो कर जाती है, मतलब ये फर्दर अब फॉरवर्ड मूव कर जाती है। देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ लेबर विल स्टार्ट फ्रॉम रीजन बी टू रीजन ए, इट विल डिप्रेस द डिमांड इन रीजन बी, इट विल माइट डिप्रेस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन रीजन बी। यहाँ पर डिमांड कम हो जाता है लेबर का, एक्टिविटीज़ कम हो जाती है इकोनॉमिक की, एंड जो माइग्रेशन है अलॉन्ग विथ ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि जब लोग यहाँ से मूव करेंगे तो भाई ह्यूमन कैपिटल भी तो मूव कर रहा है विद द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम रीजन बी टू रीजन ए। As a result of this, it will create re-stimulants in region A, जिसके कारण ये फिर से इसको स्टिमुलेंट करेगा और ये फिर से ग्रो करेगी और फिर से ग्रो करेगी, फिर से ग्रो करेगी, यानी कि इक्विलिब्रियम में आने के बजाय ये डिसइक्विलिब्रियम में चली जाएगी और ये कभी फिर इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी, क्योंकि ये पुश करती रहेगी आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड। ऐसा गुनार्ड मिडाल बोलते हैं।
So once there has been forces of disequilibrium appear, there will be circular cumulative causations that will push the economy further away from the equilibrium. That's why Gunnar Myrdal called this as a backwash effect. जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि उन्होंने दो इफेक्ट के बारे में बताया था अपनी थ्योरी में, एक बैकवॉश इफेक्ट बताया था और एक स्प्रेड इफेक्ट बताया था। तो जो ये मूव फॉरवर्ड हो रही है इकोनॉमी या फिर जो डिसइक्विलिब्रियम में चली गई है इकोनॉमी, इनको उन्होंने बैकवॉश इफेक्ट कहा था। और उन्होंने अपने थ्योरी में ये बताया भी था कि जो बैकवॉश इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, cause there will be forces in economy, once there will be equilibrium forces of the economy that will push the economy further away from the equilibrium rather than converge, divergence are happen, यानी कि converge होने के बजाय यहाँ divergence हो रहे हैं, ऐसा गुनार मिडाल बोलते हैं। जो ट्रेडिशनल थियरी सेज दैट डिफरेंसेस विल नैरो डाउन, ये बोलते हैं कि नहीं, नैरो डाउन नहीं होता, ना ही इकोनॉमी फिर से अपने इक्विलिब्रियम में पोजीशन में आती है, बल्कि ये डिफरेंसेस और बढ़ जाते हैं। नैरो डाउन नहीं होते हैं बल्कि वाइडर एंड वाइडर एंड वाइडर, मतलब डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ये जो गैप है ये और बढ़ता चला जाता है। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आने के बजाय डिसइक्विलिब्रियम में जाने लगती है। Myrdal with his backwash effect through say that once there has been any changes in rather it will economic activities or any other such things, here we take wage rate, जैसे कि हम लोग को देख सक रहे हैं कि यहाँ हम लोगों ने वेज रेट को लेके रखा है एग्जाम्पल के तौर पे और अजम्पशंस के तौर पे। देयर विल बी फोर्सेस इन द इकोनॉमी, सोशल भी हो सकती है, इकोनॉमिकल भी हो सकती है, दैट विल अपेयर विच विल टेक द इकोनॉमी फर्दर अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, मतलब कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, इट विल इकोनॉमी एंड सोशल टू। मिडाल यूज टू एक्सप्लेन बैकवॉश इफेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ 3 इंडिकेटर्स। जो मिडाल हैं वो जो बैकवॉश इफेक्ट को, इन्होंने दो इफेक्ट की बात करी थी। पहला था उन्होंने बात करा था बैकवॉश इफेक्ट, और इन्होंने दूसरा बात किया था स्प्रेड इफेक्ट। और हम लोग वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बैकवॉश इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने अपने थ्योरी में बताया था कि ये जो इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है किसके कंपैरिजन में, स्प्रेड इफेक्ट के कंपैरिजन में। और जिसके लिए बैकवॉश इफेक्ट के लिए उन्होंने 3 इंडिकेटर्स भी दिए थे, तो 3 इंडिकेटर्स को भी देखते हैं। और 3 इंडिकेटर्स उन्होंने क्या दिया था, लेबर माइग्रेशन। सभी हम लोगों ने देखा ना कि ए रीज़न से, ये ए रीज़न है और ये बी रीज़न है, तो बी रीज़न से लेबर कहाँ आ रहे हैं, ए रीज़न में आ रहा है, यानी कि यहाँ कौन माइग्रेट हो रहा है, लेबर का माइग्रेशन हो रहा है। लेबर माइग्रेशन इनका फर्स्ट इंडिकेटर था बैकवॉश के लिए, ठीक। इन्होंने दूसरा बोला था कैपिटल मूवमेंट। भाई सिर्फ इंसान थोड़ी आ रहे हैं, उनके साथ तो कैपिटल भी मूव कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो ए रीज़न है वो फर्दर मतलब डेवलप हो रहा है ना, और आगे की तरफ एनहांस हो रहा है, तो कैपिटल मूवमेंट। और इन्होंने तीसरा क्या बताया था, तीसरा इंडिकेटर उन्होंने बताया था इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, that is forces will take the economy further away from the equilibrium, so we called as its backwash effect। इसके कारण, ये तीनों के कारण इकोनॉमी इतनी ज़्यादा आगे की पुश हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवॉश इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू मिडाल इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकवॉश इफेक्ट। मिडाल बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसके कारण जो बैकवॉश इफेक्ट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले अपने थियरीज में डिस्कस करा था कि जो मलाई है, जो क्रीम है ट्रेड करने पर, वो सबसे ज़्यादा कौन हो जाता है, डेवलप कंट्रीज। और डेवलप कंट्रीज फर्दर इसलिए तो आगे की तरफ रिचर डे बाय डे दे बिकम रिच, क्योंकि पूरा मलाई का पूरा हिस्सा ही वो खा लेते हैं। ऐसा हमने अपने पिछले में पढ़ा था। और डेवलपिंग कंट्रीज़ को उतना नहीं मिलता, क्योंकि वो बेचारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, तो जिनके कारण इनको जो मुनाफा होता है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि इनका मार्केट का जो नेचर होता है वो ओलिगोपोलिस्टिक होता है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है। और बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट इन फेवर ऑफ रिचर कंट्री, और जो बेनिफिट है वो भाई रिचर कंट्री को चली जाती है। इट टेंड्स टू प्रोवाइड मोर बेनिफिट्स टू द रिचर रीजन्स एंड इट टेंड्स टू प्रोवाइड मोर हार्म टू पुअर रीजन। So the arguments of the Myrdal with respect to trade almost same as Jagdish Bhagwati as well as previous Singer hypothesis. As we said
earlier कि previous singer hypothesis and जगदीश भगवती's hypothesis and गुनार मिडल hypothesis just like मतलब उनका जो निचोड़ निकालेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि यस जो तीनों हैं वो कुछ एक ही तरीके की बात कर रहे हैं. As a result of free trade, it tends to strengthen the development countries or affluent country or industrial countries and weaken the less developed countries. So international trade will favor industrial country. भाई उन्होंने भी यही बोला था अपने प्रीवियस थियोरी जो भी हमने डिस्कस करा था उसमें भी उन लोगों ने यही बोल रहे थे कि जो बेनिफिट है वो किसको ट्रेड करने पर वो भाई इंडस्ट्रियल कंट्री को हो जाता है. When we do have international trade, it will increase the disequilibrium. It increase the differences in the level of development between countries. We do have spread effect. भाई उन्होंने एक और इफेक्ट की बात करी थी, हमने अभी बोला कि स्प्रेड इफेक्ट की बात करी थी, बट जो स्प्रेड इफेक्ट है वो बैकवॉश इफेक्ट की तरह नहीं है. यानी कि बैकवॉश इफेक्ट में हमने देखा कि वो इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं रही है, लेकिन जो हमारा स्प्रेड इफेक्ट है, जो हमारा स्प्रेड इफेक्ट है, ये भाई बैकवॉश इफेक्ट की तरह विलन नहीं है. ये ट्राई करती है कि जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए. यानी कि ये पॉजिटिव है. अगर मैं बोलूँ इसका सेंस कैसा है तो ये पॉजिटिव है और फेवरेबल इफेक्ट है, और वी कैन से दैट कि ये रिपोकर्सन और स्पिल ओवर है. मतलब ये क्या करती है कि जैसे हम लोग देखते हैं इसके, अगर मैं बात करूँ स्प्रेड इफेक्ट को अगर मैं समझाऊँ तो मैं ऐसे करके समझा सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे एरिया में कोई कॉलेज ओपन होता है, ठीक है, कोई कॉलेज ओपन हुआ तो उस एरिया के आसपास ना देखना कई रेस्टोरेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे लोग हैं वो जाके खा पी सकते हैं. कुछ एंटरटेनमेंट के कुछ क्लब्स वगैरह खुल जाते हैं. वो जो गोलगप्पे वाले ठेला लग जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स आएंगे. यानी कि इस एरिया का थोड़ा डेवलप कॉलेज हुआ जिसके साथ इन लोग का भी क्या हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट हुआ. यानी कि ये एक्सपीरियंस क्या करता है, प्रॉस्पेरिटी एरिया एंड इट्स नियर बाई एरिया, यानी कि इसके आसपास वाले भी जितने एरियाज़ हैं भाई उनको भी क्या इफेक्ट्स मिले, पॉजिटिव इफेक्ट्स मिले. क्योंकि यहाँ के बहुत सारे शॉप्स भी खुल सकते हैं भाई, बुक्स एंड कॉपी पेरिडिकल्स के दुकान खुल गए जिसके कारण बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि आसपास कॉलेज है. तो ये स्प्रेड इफेक्ट क्या करता है, ये पॉजिटिव है. ये इसको स्पिल ओवर भी बोला जाता है कि ये क्या करता है अपने इफेक्ट को, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट का ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन एरिया टू दूसरे एरिया और अदर एरिया. इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट के बारे मतलब नाम से भी जाना जा सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव इफेक्ट है लेस डेवलप कंट्रीज़ के लिए. मिडल पॉइंट आउट करते हैं कि देयर कैन बी 2 ways वेयर स्प्रेड इफेक्ट विल टेक प्लेस. 2 ऐसे हैं जब स्प्रेड इफेक्ट टेक प्लेस हो सकते हैं. पहला, इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स. वहाँ हम लोग ने बैकवॉश इफेक्ट्स के 3 इंडिकेटर्स देखे थे, ये स्प्रेड इफेक्ट्स के हैं. स्प्रेड इफेक्ट में पहला क्या है कि इंक्रीज डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स. In these less developed countries, when affluent area experiences prosperity, somehow spillover effect or trickle down effect, the demand for the products of the country B will also increase. भाई जब A ग्रो किया, जैसे कि अभी मैंने बोला कि कॉलेज का एग्जांपल दिया कि भाई कॉलेज खुला तो B जो एरिया है भाई उसको थोड़ा सा तो मुनाफा हुआ. ऐसा तो नहीं है कि सारा मुनाफा ए को हुआ, थोड़ा मुनाफा बी रीजन को भी होता है. क्योंकि हम लोग को मालूम है कि गुरनार मिडल ने कंट्रीज डिफरेंसेस के बारे में बात किया था, साथ ही उन्होंने रीजन्स के डिफरेंसेस के बारे में भी बात किया था. तो वो बोल रहे हैं कि अगर ए रीजन डेवलप होता है तो उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो इसको थोड़ा खाने को मिलता है, बी को भी मिलता है. क्यों? क्योंकि जो डिमांड है प्रोडक्ट का वो इंक्रीज करता है. So they have to meet to increase in the demand for the products of region A. There will be some kind of positive benefits. थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है B को भी. स्प्रेड इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी क्या होता है उसका भी स्प्रेड हो सकता है. प्रोडक्ट साइकिल, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके पहले वाले थियरी में, यानी कि जो प्रोडक्ट थियरीज़ वाला जो हम लोगों का सेशन था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि थोड़ा सा इमिटेशंस के लिए टेक प्लेस करते हैं. जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, चाइना की बात करूं तो जब मोबाइल आया था, जब मोबाइल की बात करूं तो भाई तो उस समय चाइना वाले इसको बना रहे थे और इंडिया वाले को इसको थोड़ा सा कॉपी करने के लिए टाइम लगा. यानी कि टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट भी हम लोग उठाते हैं. इट विल टेक सम टाइम बट यस हम लोग इमिटेट कर ही लेते हैं और उसको कॉपी करके फिर हम लोग भी अपने प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं.
मिडल बोलते हैं कि जो बैकवर्ड इफेक्ट है वो भाई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है स्प्रेड इफेक्ट से, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। अब इसको शॉर्ट आउट कैसे किया जाए, यानी कि इसका सोल्यूशन कैसे निकले, ये गैप जो है, जो बैकवर्ड इफेक्ट के कारण जो डिसइक्विलिब्रियम बढ़ता जा रहा है, उसको कम कैसे किया जाए। तो उसको उन्होंने सजेस्ट किया कि हालांकि गुनार मिडल ने अपने प्रीवियस बहुत सारे थियरीज़ में उन्होंने स्टेट के इंटरवेंशंस को अच्छा नहीं माना था, लेकिन बेसिकली इस थियरी में उन्होंने इस चीज़ को मतलब इन्वॉल्व किया था कि अगर इस चीज़ को सही करना है तो आपको स्टेट इंटरवेंशंस चाहिए, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चाहिए, तब जाके कहीं इस पर काबू पाया जा सकता है, या फिर डिसइक्विलिब्रियम को थोड़ा सा ही सही पर इक्विलिब्रियम के पोजीशन में लाया जा सकता है। इन्होंने इसका दूसरा जो सजेशंस किया था वो बोला था कि या फिर आप उसको ऐसे ही लेट इट भी छोड़ दो, ये नेचुरल जब जो चीज़ें होंगी तो फिर उस अकॉर्डिंग ये सही हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको डेलिबरेटली इसको सही करना है तो आपको स्टेट इंटरवेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके कहीं ये जो डिसइक्विलिब्रियम वाला स्टेज है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। यही है बेसिकली गुनार मिडल का क्यूमुलेटिव कॉजेशंस थ्योरी, जिसको मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़ के मज़ा आया। भाई मैं तो जब पढ़ी थी मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनका थ्योरी। होपफुली यू लाइक द सेशंस। थैंक यू।